आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले 30 जून 2023 के करंट अफेयर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला अगर मैपिंग का क्वेश्चन जो हम लेते हैं हर बार, उसमें आपको आज काबुल के बारे में देखना है और साथ ही साथ काबुल के साथ साथ आपको अफ़गानिस्तान को भी लोकेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ है उसको जान लेते हैं ज़रा, जिसमें यूएन ने क्या कहा है कि जो 1000 से भी ज़्यादा जो लोग सिविलियन हैं वो कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, किल किए गए हैं। कब से? जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है, तालिबान ने टेक ओवर किया है। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो इसके बेस पे यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे आपसे क्वेश्चन जो है मैपिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ बाय आधार ऑथेंटिक अलाउड। क्या बताया गया है? जो बर्थ होता है या डेथ होता है उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आधार से ही लिंक होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि चलो डेथ तो हो रहा है, लेकिन डेथ के टाइम पे तो आधार कार्ड मिल जाएगा, लेकिन क्या बर्थ के टाइम पे आधार कार्ड मिलेगा? तो ये क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, बर्थ के टाइम पे नहीं मिलेगा, बर्थ के आधार पे उसका क्या होगा, जन्म प्रमाण पत्र बनेगा और साथ ही साथ वो जो बच्चा होगा उसका जब आधार कार्ड उसको बना दिया जाएगा तो उसके बेस पे क्या होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को कहा गया है और ये किसके अंदर में होगा, जो किसको दिए सेंटर ने अलाउ किया है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके अंडर में आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इसको अलाउ किया गया है। ठीक है, कि ये आरजीआई ऑफिस जो है वो इसको रजिस्टर करेगी। ठीक है, तो अब स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का ये काम रहेगा कि उनको गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करना और सही गाइडलाइंस के हिसाब से वो इस चीज़ पे काम करेंगे कि किस तरह से आधार ऑथेंटिक जो लेड डाउन बाई मिनिस्टर जो भी उनको आधार ऑथेंटिक के लिए जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे उसके बेस पे उनको काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सेंसस ऑर्गेनाइज कराती है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो जनगणना वगैरह होता है वो कौन करवाता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको कब बनाया गया था, इसको बनाया गया था 1951 के सेंसस के टाइम पे और ये एडहॉक के तौर पे काम कर रहा था, मतलब परमानेंट बॉडी नहीं था, ये टेम्परेरी बॉडी के रूप में काम कर रहा था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में इसको स्टेब्लिश किया ऑर्गेनाइजेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, तब रजिस्ट्रार जनरल और एक्स ऑफिशियो सेंसस कमीशन इसके अंडर में काम करते थे और ये इंडिया की जो भी साइज़, पॉपुलेशन की साइज़ है, जो ग्रोथ है, उसकी स्टैटिस्टिकल डाटा जो है वो कलेक्ट करके प्रोवाइड करते थे। बाद में इस ऑफिस का पूरा जो काम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 के अंडर इनको दे दिया गया। ठीक है, ये और क्या करवाते हैं, इट अरेंज कंडक्ट एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो डेमोग्राफिक सर्वे ऑफ इंडिया होती है यानी कि कितनी जनसंख्या है हमारे में, उसको कहीं ना कहीं सेंसस के रूप में, इंडिया के सेंसस के रूप या फिर लैंग्विस्टिक सर्वे के रूप में इसको इंडिया को अरेंज करके देती है, मतलब गवर्नमेंट को, हमारे पार्लियामेंट को अरेंज करके देती है। और क्या किस तरह से कंडक्ट किया, क्या एनालिसिस निकला, तो ये सारी की जानकारी जो है यहाँ से प्रोवाइड की जाती है। अगर सेंसस की बात की जाए, ये क्या हमें देता है, ये इन्फॉर्मेशन देता है साइज का, डिस्ट्रीब्यूशन का, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन का, डेमोग्राफिक का, और जो कंट्री की पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है किस तरह से चेंज हो रहे हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है देता है। ये अगर बात किया जाए, डेसिनियल सेंसस होता है, यानी कि हर 10 साल में एक बार सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है और अब तक में 15 बार जो है किया गया है। जो लास्ट किया गया था वो 2011 को किया गया था। अगर बात करें, जब ये हर साल 10 ईयर में करवाता है तो इसकी शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई है 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना क्योंकि प्रीलिम्स में इस बार के क्वेश्चन में बना था। जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था वो 1881 में हुआ था। ठीक है, जो 1881 में ये आपके यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जो गया है, ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पता किया गया था। ठीक है, तो जो कंप्लीट सेंसस है वो 1881 में किया गया था और जो इसकी शुरुआत है वो 1872 में किया गया था। ठीक है, अगर हम पोस्ट 1949 की बात करें तो क्या किया जाता है, उसके बाद ये काम रजिस्ट्रार जनरल को दिया गया जो कि सेंसस कंडक्ट करवाता है। ठीक है,
और सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला गया, जो किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है। अगर लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, जो प्रेजेंट लिंग्विस्टिक सर्वे है उसको कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाना और अपडेटेड कराना कि लिंग्विस्टिक सिनेरियो जो है अब के टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ डेसिनियल सेंसस जो एक्सरसाइज है वो भी इसको करवाता है, ठीक है। अब बात करें आगे की, ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें इनपुट प्रोवाइड करता है सोशल एजुकेशनल प्लानर के बारे में कि किस तरह से जो स्टेट्स है वो अपनी प्लान को आगे रख सके और अपनी गोल को किस तरह से अचीव कर सके। अगर पहली लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात की जाए, किसने पब्लिश करवाया था, जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने, जो 1928 में, कब, 1928 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की बात करता है। जो पोजीशन है रजिस्ट्रार की, वो यूजुअली हेल्ड कौन करता है, सिविल सर्वेंट होल्डर होते हैं, जो रैंक जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल के होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 7 प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूपी गेट जीआई टैग। यूपी के 7 प्रोडक्ट को क्या है, जीआई टैग मिले। कौन कौन सा, अमरोहा ढोलक, महोबा गुरा पत्थर, गोरा पत्थर हस्तशिल्प, ठीक है, मणिपुरी तरकासी, संबल हॉर्न क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम्स प्रोडक्ट, कल्पी हैंडमेड पेपर जो है प्रोडक्ट को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, ठीक है। अगर अमरोहा ढोलक की बात की है, ये एक म्यूजिकल, ढोलक के नाम से ही पता लग रहा है ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अगर हम देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक आर्ट फॉर्म है, हस्तशिल्प है तो एक आर्ट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हैंडलूम्स है, ये क्राफ्ट है, ये हैंडलूम्स प्रोडक्ट है, ये हैंडमेड पेपर है, ठीक है, कल्पी हैंडमेड। तो ये सातों नाम थोड़े से आपको दिमाग में रहने चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, अमरोहा, महोबा, मैनपुरी, संबल, बागपत, बाराबंकी और कल्पी, ठीक है, इन जगह के ये सब नाम दिए गए। अब बात करें जोग्राफिकल इंडिकेशन की, ये क्या है, इंडिकेशंस है जो कि आइडेंटिफाई करता है क्या, किसका, गुड्स का, और एक स्पेशल कैरेक्टर देता है जो ये कहाँ से ओरिजिनेट है उसके बारे में, उस जोग्राफिकल टेरिटरी के बारे में एक ओवरव्यू देता है, ठीक है। अगर हम जोग्राफिकल इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन की बात करें, जो ये किसके अंडर में आता है, जीआई टैग किसके अंडर में आता है, गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर जो है ये आता है। अगर इसको गवर्न और डायरेक्ट करने की बात की जाए तो WTO के एग्रीमेंट के हिसाब से चलता है, जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अगर इसकी वैलिडिटी देखा जाए कितने साल होती है, 10 साल होती है, और इसको उसके बाद भी रिन्यू किया जा सकता है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो क्या होती है, कोई भी पर्सन या कंपनी कैन नॉट सेल सिमिलर आइटम्स अंडर दैट नेम, उस नाम से कोई भी कंपनी हो या पर्सन हो उस नाम से नहीं सेल कर सकता। इसको लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है कहीं ना कहीं, और ये एक्सपोर्ट को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है और कंफर्ट करता है कस्टमर्स को, जिससे कि उनको ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो मिल सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप नंबर डिप, यूरोन की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया यूनिकॉर्न की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिला है। इंडिया की जो करंटली होम है उसमें 83 यूनिकॉर्न से, 51 गेजल से, 96 चीता है, और अगेंस्ट 84 जो यूनिकॉर्न्स एंड 51 गेजल्स एंड 71 जो चीता थे वो 2022 में थे, ठीक है। तो क्या नज़र आ रहा है कि पहले 84 थे, अब जो है 83 हो गए, यानी कि एक जो है यूनिकॉर्न में कमी नज़र आया है, ठीक है। इसकी बात बताई जा रही है। अब हम अगर बात करें व्हाट इज़ यूनिकॉर्न होता क्या है, इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। कोई भी प्राइवेट ऑनर्ड है फर्म है जिसकी मार्केट कैपिटलाइज की समझने की बात है। मार्केट का मतलब जो मार्केट में उसकी कैपिटल वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसका मोर देन $1 बिलियन से भी ज़्यादा हो, यानी कि $1 बिलियन से भी अगर उसका ज़्यादा हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक यूनिकॉर्न कहलाता है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसमें डिसरप्टिव इनोवेशंस होते हैं, यानी कि इनोवेशन जो है वो करते रहते हैं इनमें, ठीक है, नई नई इनोवेशन जो है इसमें आते रहते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन होते हैं जो इनोवेशन होते हैं, जैसे कि आप ओला को ही देख लीजिए। ओला क्या है, पहले एक कबाड़ा खरीदने वाली कंपनी थी, फिर वो कार में इन्वेस्ट कर दी, तो यानी कि इसके इन्वेस्टमेंट जो है अलग अलग चेंज होते रहते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी ड्राइवन होती है, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड चलते हैं, आप ओला का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। कंज्यूमर फोकस्ड होता है, कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस होता है, ये भी आप देख सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी
को मेंटेन रखता है, प्राइवेट ऑनर्ड होता है यानी कि प्राइवेट जो है लोग हैं इस पे काम करते हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके यूनिकॉर्न बनाते हैं। अगर यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया की बात करें, ये थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया सिस्टम है जो वर्ल्ड में आफ्टर यूएस एंड चाइना के बाद। अगर इंडिया की करंटली होम की देखा जाए तो 83 यूनिकॉर्न, 51, 96 ये मैंने आपको बता दिया, जो कि यूनिकॉर्न इंडेक्स पब्लिक किसके द्वारा रिलीज होती है, फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स पब्लिक किसके द्वारा, यूरोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन एसोसिएशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट क्या किया है, एक्सटेंड किया है डेडलाइंस को, आधार बेस्ड पेमेंट ऑफ मनरेगा टू अगस्त 31 तक, यानी कि 31 तक गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सपेंड कर दिया है कि जो आधार बेस्ड पेमेंट है मनरेगा में वो उसकी डेडलाइन को क्या कर दिया है, 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बताया, यूनियन रूरल जो डेवलपमेंट मिनिस्टर है उन्होंने कि ना कि इस डेडलाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया है, जिससे कि जो मैंडेटरी हो सके पेमेंट किस में, एमजी नरेगा में, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में कहीं ना कहीं पेमेंट हो सके। जो ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उसको बढ़ाया, यानी कि आधार दिखाओ और आप अंगूठा लगाओ और उसके बेस पे आप क्या हो जाए, पेमेंट जो है आपके पास आ जाए, तो इसको कहा गया है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, आधार बेस्ड सिस्टम रखने से आपका बेनिफिट क्या हो रहा है, बेनिफिट ये हो रहा है कि जो बोगस चीज़ें वो कहीं ना कहीं हटेगा, और आधार के साथ साथ आप अगर आधार चीज़ों को इंक्लूड कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जो फेक आईडीज़ वगैरह बन रही है वो भी रिड्यूस होंगे, और रियल टाइम मॉनिटर भी किया जा सकता है कि कितने लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और चौथी चीज़ कि भाई जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो एक्चुअली में वहाँ प्रेजेंट है या नहीं है, इस चीज़ को भी ये बताते हैं, ठीक है। कि आप इतने चीज़ जो है इतने अटेंडेंस वगैरह लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि वो लोग काम कर रहे हैं, तो ठीक है उनको पेमेंट मिल रहा है, अदरवाइज उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। ये एक बैंक लेड मॉडल है, ठीक है, बैंक द्वारा चलाया जाता है, जिसको ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए किया जाता है पॉइंट ऑफ सेल से, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस से, या माइक्रो एटीएम से, या किसी बैंक से जो कि आधार ऑथेंटिकेशन हो रखा है, ठीक है। जैसे आप आधार कार्ड से पैसे निकालने में जाते हो, यहाँ पे अंगूठा लगाइए, अंगूठा निकालने के बाद लगाने के बाद वो डाटा जो है कलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ से आपको पैसे जो है मिल जाते हैं। अगर एबीपीएस की बात करें, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की, ये इसको डेवलप कौन करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जो करता है इंटरऑपरेबिलिटी अमंग डिफरेंट बैंक, अलग अलग बैंक का जो है कॉम्बिनेशन करके ये आपको बैंकिंग जो डिटेल है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि रिमूव हो सके नीड ओटीपी की ज़रूरत नहीं है, बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ना अदर कोई फाइनेंशियल डिटेल की ज़रूरत है, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए, ये कहीं कि 24/7 की बात करता है अक्रॉस पूरे भारत में, और फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को प्रोवाइड करता है, इंटरऑपरेबल अमंग डिफरेंट बैंक, अलग अलग बैंक को जोड़ता है और उनके सर्विस प्रोवाइडर को भी जोड़ता है। ये बहुत फास्ट होता है और ईजी होता है, इसमें प्रमोट होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को, डिजिटल लिटरेसी को, और साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी को भी डिपिन मतलब मजबूत करता है। अगर ये बात की जाए तो लास्ट माइल सर्विस है, और इसमें मिडिल मैन को क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात कीजिए तो ये सिंपल है, सिक्योर है और कन्वीनियंट है यूज में, और डज नॉट रिक्वायर्ड एनी कार्ड या पिन नंबर या पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंक्लूसिव और एक्सेसिबल दिखाता है, जहाँ रूरल हो या रिमोट एरिया हो, जहाँ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लिमिटेड है या है ही नहीं, ठीक है। ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है और इफ़िशियंसी होता है, जिससे कि जो ऑपरेशनल है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और ट्रांजिशनल कॉस्ट जो है वो भी कम होगा, किसके लिए, बैंक के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ये ट्रांसपेरेंट रहता है, अकाउंटेबिलिटी रहता है, जिससे कि एलिमिनेशन कर सके फ्रॉड को, जो लीकेज होती है फंड की उसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो है मिलती है। अगर वे फॉरवर्ड देखें इसकी तो क्या होगी, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, ये फाइनेंशियल लिटरेसी की को हमें कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो बेटर ग्रीवेंसीज रेड्रेसल फैसिलिटीज़ को भी इंक्रीज करना चाहिए, यानी कि लिटरेसी और ग्रीवेंसीज रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो भी अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं मनरेगा। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक लार्ज वर्किंग गारंटी प्रोग्राम है, जिसमें इन द वर्ल्ड लॉन्च किया गया था 2005 में, वर्ल्ड में सबसे बड़ी है, ठीक है, जो कि मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था।
इसमें जो है 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट मिलता है अडल्ट ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड को। अगर एड्रेस की बात कीजिए, एड्रेस द कॉज ऑफ क्रॉनिक पॉवर्टी, जो ज़्यादा ही गरीब है, जो थ्रू दी वर्क से काम से अंडरटेक इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, उनकी मतलब डेवलपमेंट की बात करता है। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है इसको कहा जाता है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, यानी कि ऊपर सेंट्रल है, नीचे स्टेट है, नीचे पंचायत है। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, मतलब ऊपर से नीचे तक आ रही है। स्कीम जो करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथ करता है, ग्राम पंचायत को, और एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल देता है जिससे कि ये पब्लिक वर्क को मैनेज कर सके और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लीगल राइट मिलता है वर्कर को, ठीक है, वर्क को। 1/3 ऑफ बेनिफिशरी जो है वो कौन है, वुमेन है, ठीक है। डिमांड ड्राइवन स्कीम है, यानी कि जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से स्कीम को चलाया जाएगा। इशूज़ क्या है, इसमें कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन जो है पेमेंट में किया गया है, जिसमें एससी को 46% मिलेगा, एसटी को 37 और नॉन एसटी एससी को 26% जो है पेमेंट जो है मिलेगा, ठीक है। अगर बात की जाए इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, रोल ऑफ पंचायत जो है वो इफेक्टिव नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ जो इनकम्प्लीट वर्क है, यानी कि जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है लार्ज नंबर में। दूसरी, बोकस जॉब कार्ड की वजह से लोग क्या होते हैं इसमें एंटर कर जाते हैं, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं ना कहीं बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किसके बीच में, गवर्नमेंट के बीच में और डिपार्टमेंट के बीच में, जिससे कि पब्लिक वर्क को स्टार्ट किया जाए और ठीक तरीके से ग्राम पंचायत उसको कहीं ना कहीं एडिक्वेट रिसोर्सेज के साथ उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करें। आगे बात करते हैं, लास्ट चाइनीज़ रिपोर्ट लीव इंडिया आफ्टर वीज़ा एक्सटेंड डिनाइड। जब वीज़ा ही नहीं दिया गया तो लास्ट जो चाइनीज़ है रिपोर्टर है उसको कहीं ना कहीं इंडिया छोड़ना पड़ा, ठीक है। इस चीज़ की बात बता रहा है। अब क्या हुआ, देखिए, ये कहीं ना कहीं पहली इंस्टेंट है जहाँ पे कोई भी चाइनीज़ जनरल जो है इंडिया में नहीं है। ये नॉर्मलाइज रिलेशन जो है 1980 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो है ख़त्म हो चुका है। इसका रीज़न क्या है, कॉज ऑफ इंडिया एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट। अगर बात की जाए डिस्प्यूट की, डिस्प्यूट किस वजह से, कौन कौन सी डिस्प्यूट, गलवान वैली की जो लद्दाख में होता है 2020 में, और कॉन्फ्लिक्ट इन तवंग डिस्ट्रिक्ट्स में जो अरुणाचल प्रदेश में लास्ट 2022 में हुआ था, ठीक है। किस वजह से, नो क्लियर मार्केशन, डिमार्केशन कोई नहीं है, ठीक है। एलएसी जो है एग्जिस्टेंस करती है कब से, 1962 के इंडो चाइना वॉर से। इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है 3 सेक्टर में डिवाइड है, वेस्टर्न सेक्टर जिसमें लद्दाख आता है, मिडिल सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, और ईस्टर्न सेक्टर जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं, ठीक है, जो कि डिमार्केशन ठीक तरीके से नहीं है। अगर हम पावर गैप की बात करें सदर्न एशिया में, तो क्या पावर गैप्स इन सदर्न एशिया किस वजह से हो रहा है, ये पावर गैप की वजह से हो रहा है सदर्न एशिया में, यानी कि चाइना एक तरफ और इंडिया एक तरफ, इनके बीच की जो गैप है पावर का, वो कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट का कारण बन रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे ब्री का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से इंडिया को जो है काफ़ी परेशानी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है। या फिर बॉर्डर एरिया में देखते हो, कभी कभी सुनते हो कि इस गांव को बसा रहा है, ये बॉर्डर एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनती है। वे फॉरवर्ड क्या होनी चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन को कहीं ना कहीं इंगेजमेंट करनी चाहिए, डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर सर्कमस्टेंस के लिए रेडी रहना चाहिए, फंड एलोकेशन करना चाहिए डिफेंस सेक्टर में, और बायलेटरल रिलेशन बनाना चाहिए यूएस और रसिया के साथ, जिससे कि उसके जो इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहीं ना कहीं करना चाहिए, जैसे कि आपके जिससे कि आपके जो गाड़ी वगैरह है या फिर जो हथियार वगैरह है वो जल्दी से वहाँ तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया नीड ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिया को कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, ऐसा मोदी साहब कह रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेस सेम राइट्स फॉर ऑल सिटीजन के लिए एक ही राइट्स मिलने की बात की गई है। उन्होंने मुस्लिम से भी गुहार लगाई है कि कम्युनिटी से, कि वो अंडरस्टैंड विच पॉलिटिकल पार्टी इंस्टिगेट देम रूइन देम, और कौन उनको ठीक कर रहा है और कौन उनको बर्बाद कर रहा है। तो इन चीज़ों की बात नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये एक मेंशन है जिसमें कि आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट है किसका, डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट है। ये प्रिंसिपल जो है नॉन लीगली है, इन्फोर्सिबल है, यानी कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते, बट ये गाइड किसको करता है, स्टेट को, जिससे कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बना सके। ये सपोर्ट करता है बाय सम एज ए वे प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रिटी को, जेंडर जस्टिस को, लेकिन अपोज करता है जो हमारी रिलीजियस फ्रीडम है या डाइवर्सिटी से जो खतरा है उनको कहीं ना कहीं अपोज करता है।
द स्टेट इन इंडिया हैज़ यूसीसी इज़ गोवा। गोवा में जो है यूसीसी जो है लागू है, कब से? गोवा सिविल कोड जो 1961 से, यानी कि पोर्टुगल्स के टाइम पे लागू है। चैलेंज की बात की जाए, इसमें डाइवर्स रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, जिसके वजह से यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर डिफ़िकल्टी देखा जाए, डिफ़िकल्टी टू फाइंड कॉमन ग्राउंड, इनकी कॉमन ग्राउंड को ढूंढ पाना या यूनिफॉर्मिटी को ढूंढ पाना थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। पर्सनल जो है लॉ को, उसको ठीक तरह से कोडिफाई नहीं किया है, डॉक्यूमेंटेड नहीं किया गया, रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप को रेजिस्टेंस नहीं किया गया, ठीक है, ये भी एक चैलेंज बना हुआ है। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लोगों के बीच में पॉलिटिकल विल और कंसेंसस जो है कमी है, ठीक है। प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमारे टाइम पे, रियल टाइम पे जो हम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं प्रैक्टिकली लाइफ में, जो हिंदू मुस्लिम में दंगे वगैरह होना, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी को भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है। इसके बेनिफिट क्या है? अगर यूसीसी को लाया जाए तो क्या बेनिफिट होगा? नेशनल इंटीग्रेशन होगी, सेकुलरिज्म आएगा, जेंडर जस्टिस होगा, इक्वलिटी आएगी, सिंप्लीफिकेशन होगा, रैशनलाइजेशन होगा, किसका? लीगल सिस्टम का, जितने भी लीगल सिस्टम है, मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म होंगे, जो भी आउटडेटेड या चीज़ें हैं या रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस है उनको कहीं ना कहीं मॉडर्न और रिफॉर्म किया जाएगा। अगर इंपॉर्टेंट केस की बात करें, शाहबानो बेगम की है, मोहम्मद अहमद खान जो 1985, सरला मुदगल और यूनियन ऑफ इंडिया, सायरा बानो और यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में, ये तीनों केस जो है किससे रिलेटेड है? आपके यूसीसी से रिलेटेड है। अगर वे फॉरवर्ड की बात की जाए तो क्या होना चाहिए? यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करना चाहिए, कल्चर प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं जोड़े रखना चाहिए ताकि इक्वलिटी और जेंडर जस्टिस गोल भी मिल सके, फोकस करना चाहिए जस्टिस पे, प्रमोटिंग इक्वलिटी पे, डिस्कस करना चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर से कि क्या बेटर इंपॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सावरकर जी, सावरकर डिड नॉट कंसिडर हिंदुत्व एज द इक्विवेलेंट हिंदुइज्म। देखिए, हमें इसमें सावरकर के बारे में बेसिक जानकारी जो है वो रखनी है बस, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, इनका बर्थ जो हुआ था 28 में 1883 में भागुर में, जो विलेज है नासिक में महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी ऑर्गेनाइजेशन और वर्क की बात कीजिए तो इनकी सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने की फाउंड किए थे, जिसको अभिनव भारत सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। ये जो प्रेसिडेंट रहे थे हिंदू महासभा के 1937 से लेकर 1943 तक। सावरकर ने बहुत सारी बुक लिखे, जैसे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंडिया इंडिपेंडेंस, जो गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रिक्स को बताता है, कब? जब 1857 में सेपोई मेंटेन हुई थी। और उन्होंने बुक लिखा है हिंदुत्व के ऊपर, जो कि हु इज़ हिंदू, जो हिंदू है, ठीक है, इस नाम की एक बुक जो है इन्होंने लिखी है। इनकी जो डेथ हुई थी वो 26 फरवरी 1966 में हुई थी। किस वजह से? फास्टिंग करने की वजह से, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी, जिसको यंग इंडिया सोसाइटी भी कहा जाता है, ये एक सीक्रेट सोसाइटी था जिसको विनय दामोदर सावरकर ने, यानी कि वीडी सावरकर यानी कि सावरकर जी ने, और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में स्थापना किया था। अगर शुरुआती बात की जाए, शुरुआती फाउंडेशन की, तो नासिक में एक मित्र मेला जो है इन्होंने फाउंडेड किया था। जो सोसाइटी है इससे एसोसिएटेड थी, जिससे कि अलग अलग रिवोल्यूशनरी या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है इसके ब्रांच से अलग अलग पार्ट में होती थी, इंडिया के अलग अलग पार्ट और लंदन के अलग अलग पार्ट तक पहुंची, ठीक है। अगर इंडियन हाउस की बात की जाए, इसको फाउंड किया गया कौन? श्यामा जी किशन वर्मा 1905 में लंदन में। ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता था किसको? नेशनलिस्ट व्यू को, जो इंडियन स्टूडेंट होते थे लंदन में उनके लिए। फ्री इंडिया सोसाइटी की बात करें तो सावरकर वेंट टू लंदन, कब? 1906 में, ठीक है, लंदन गए थे 1906 में। उन्होंने कहीं ना कहीं फाउंड किया था फ्री इंडिया सोसाइटी को, जो बेस्ड था किस पे? इटालियन नेशनलिस्ट गुसिप मजानी, ठीक है, जो आपको पता होगा इटली की जो उस टाइम पे डेमोक्रेसी लाने की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हिंदू महासभा की बात करें तो अखिल भारत हिंदू महासभा जो है एक सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, जो फॉर्म हुआ था कब? 1907 में। जो इसके एमिनेंट लीडर थे, एक्सटेंड किए थे इस ऑर्गेनाइजेशन को 1915 में ऑल इंडिया बेसिस पे। अगर इसकी पर्सनालिटी की बात की जाए, जो इन्होंने फाउंडेशन किया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सेशन पे किया गया था, जिसमें पंडित इंक्लूड थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय जी, लाला लाजपत राय और सावरकर जी, ये सब भी इसमें इंक्लूडेड थे। अब बात करते हैं कनाडा का H1B वीज़ा स्कीम। क्या बताया जा रहा है? कनाडा ने कहीं ना कहीं अनाउंस किया है, वो क्या करेगा? नई ओपनिंग करेगा, वर्किंग परमिट देगा किनको? जुलाई 16 से, टू अलाउ 10,000 H1 वीज़ा होल्डर इन USA, जो आ सकते हैं कहाँ पे? आपके कनाडा में, और साथ ही साथ जो कंट्री है उनकी बेनिफिट के लिए काम कर सकते हैं, यानी कि इंडियन टेक के प्रोफेशनल की अगर वहाँ ज़रूरत है तो वो आके काम कर सकते हैं, ठीक है।
ये कहीं ना कहीं थाउजेंड ऑफ इंडियन को टेक प्रोफेशनल में जो जुड़े हुए हैं उनको बेनिफिट देगा। H1 वीज़ा जो है नॉन इमिग्रेटेड वीज़ा है, ठीक है। नॉन इमिग्रेटेड मतलब एक होता है माइग्रेशन, माइग्रेंट, एक इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब आना, माइग्रेशन मतलब कहीं पे दूसरी जगह पे जाना, ठीक है। तो यूएस को अलाउ करता है जिससे कि कंपनी क्या कर सके, एम्प्लॉय को, फॉरेन वर्कर को इन स्पेशलिस्ट ऑक्यूपेशंस के साथ इनको ये वीज़ा जो है ऑफर किया जाता है। H1 वीज़ा की बात की जाए, ये मल्टीपल एंट्री देता है, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है, ठीक है। अलाउ करता है फॉरेन वर्कर को जिससे कि वो यूएस में आके काम कर सके यूनाइटेड स्टेट के साथ, कंपनियों के साथ मिलके। जो वर्कर है H1 वीज़ा के अंदर उनको इंगेज किया जाता है स्पेशल ऑक्यूपेशन जैसे साइंस, मेडिकल, इंजीनियर और मैथमेटिक इन फील्ड में हो तो इनको H1B वीज़ा मिलता है। एप्लीकेशन जो है कम से कम यूएस बैचलर डिग्री होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए। जनरली ये वीज़ा जो है ग्रांटेड होती है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन इसको बाद में भी और 3 साल के लिए स्पेशल सर्कमस्टेंस में बढ़ाया जा सकता है। इसमें वीज़ा में रिक्वायर होती है एम्प्लॉयर की जिससे कि अप्लाई कर सकता है पर्सन अपने बिहाफ पे। H1 वीज़ा को सेल या बाय जो है कैन सेल और बाय प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, यूनाइटेड स्टेट की प्रॉपर्टी में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, बाय कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया अभी ऊपर, H1 वीज़ा जो है वो एम्प्लॉयर जो है अप्लाई करता है अगर अपने पर्सनल बिहाफ पे हो, ठीक है, कि अगर किसी बंदे को काम पे रखना है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकता है। सेंट्रल प्लान मार्केट स्कीम टू प्रमोट सस्टेनेबली लिविंग, क्या बताया जा रहा है, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने कहीं ना कहीं ड्राफ्ट इशू किया है जिससे कि उसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम को, किसके बारे में, ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में, जो इंसेंटिवाइज करेगा किसको, हॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ को, जैसे कि अफॉरेस्टेशन ऑफ वर्कर प्रोग्राम, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, रेमेडियल एयर पोल्यूशन, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक्टिविटी को इंसेंटिवाइज करेगा ताकि ये लोग और इसके बारे में अवेयर हो और जंगल लगाए, पानी को कंजर्व करे और जो वेस्ट मैनेजमेंट है उनको कहीं ना कहीं ठीक तरीके से इस्तेमाल करें। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का पर्पज़ है लॉन्च करना नेशनल लेवल पे लॉन्च करना और कॉम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड अप्रोच जो है लेके चलना ग्रीन क्रेडिट से। इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, प्रमोट करता है एक्टिविटी को जिससे कि ग्रीन कवर जो है, ट्री प्लांटेशन या फिर आपके रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो भी क्या हो, बढ़े। और क्या करता है, नेचुरल और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है जिससे कि, और साथ ही साथ इसके लैंड रिस्टोरेशन और इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी, सॉइल हेल्थ या न्यूट्रिशन वैल्यू जो फूड प्रोडक्ट की है उनको भी प्रमोट करता है। वाटर बेस्ड ग्रीन क्रेडिट जो है वो प्रमोट करता है वाटर कंजर्वेशन को। वेस्ट मैनेजमेंट बेस्ड ग्रीन क्रेडिट जो है वो सस्टेनेबल और इम्प्रूवमेंट प्रैक्टिस को बढ़ाता है जिससे कि रीयूज कर सके वेस्ट वाटर को, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर यूज जो है इफ़िशियंसी होती है और सेविंग होती है। प्रोग्राम जो है इनकरेज करता है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, जिससे कि वो इंडस्ट्री या कंपनी जो है वो इन चीज़ों को मीट कर सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। बायो फर्टिलाइजर स्कीम ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रीन लाइट दे दिया है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कैबिनेट कमेटी ने इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वेडनेसडे को अप्रूव किया, क्या, पीएम प्रणाम, ठीक है। प्रणाम का मतलब पीएम, प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एमेलोरेशंस ऑफ मदर अर्थ, ठीक है, इसके बारे में बताया। और उन्होंने कहीं ना कहीं लास्ट बजट में इसके लिए प्रॉमिस भी किया था, ठीक है। इसको कौन लॉन्च किया है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने, ठीक है, अप्रूव किया है। अगर स्कीम को बात करें तो प्रमोट करता है क्या, न्यूट्रिशन, वेस्ट, बायो फर्टिलाइजर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सॉइल को सेव करता है, प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, बैलेंस करता है फर्टिलाइजेशन को, और जो स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को भी इंक्रीज करता है। अगर बायो फर्टिलाइजर की बात करें, ये किससे कंपोज होती है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि सॉलिड और लिक्विड चीज़ों से अटैच होती है, और इसका यूजफुल जो है कल्टीवेशन ऑफ लैंड में किया जाता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी किसकी, सॉइल की या क्रॉप्स की। एग्जाम्पल के लिए जैसे राइजोबियम, एजोस्पाइरिलियम, एजोटोबैक्टीरिया, इस तरह की कुछ जो है आपके एग्जाम्पल है। अगर दूसरी स्कीम की बात करें तो मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट जो प्रमोट करेगा क्या, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को, कहाँ पे, गोवर्धन प्लांट से, ठीक है। अगर बात करें फर्मेंटेशन ऑर्गेनिक मैन्योर की, ये कहीं ना कहीं फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है जो प्रोड्यूस होगा किससे, बाय प्रोडक्ट फ्रॉम बायोगैस प्लांट से या कंप्रेशन बायोगैस से, ठीक है। अगर बात की जाए यूरिया की, यूरिया में सब्सिडी दी जाएगी स्कीम के अंडर टू इंश्योर जिससे कि कांस्टेंट अवेलेबिलिटी हो यूरिया की फार्मर को, जो कि कितने प्राइस है, 242 रुपये पर
45 kg पे पर kg पे। पोटेंशियल क्या है ऑर्गेनिक फार्म फर्टिलाइजर्स की, यूटिलाइज करेगी म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट में, इंक्रीज होगी सॉइल फर्टिलिटी और पॉपुलरिटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर जो है फार्मिंग जो है लोगों के बीच में भी बढ़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया यूएस कैन ज्वाइन हैंड टू बूस्ट सिक्योरिटी स्टेबिलिटी, क्या बताया जा रहा है। अब यहाँ पे इंडिया की बात की जा रही है, अगर इंडिया और यूएस कहीं ना कहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमें इसके बारे में जानना है। इंडिया यूएस डिप्लॉय शिप्स इन पैसिफिक ओशन में या इंडियन ओशन में शिप्स को अपने डिप्लॉय कर सकती है, जिससे कि उनकी इंटरेस्ट जो है पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, सॉवरेन बॉर्डर हो इंडिया और यूएस की, वो कहीं ना कहीं सेव होगी। पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पीपल और न्यू चैप्टर ऑफ यूएन इंडिया रिलेशन, एक नई चैप्टर जुड़ा गया है किसमें, यूएस और इंडिया के रिलेशंस में। हर 5 साल एवरी 5 यूएस जो स्टूडेंट है वीज़ा जो है वो इशू किए जाते हैं वर्ल्ड में, जो कि एक इंडियन स्टूडेंट होता है। जो स्टूडेंट जो 5 में से एक, अगर 5 वीज़ा दिया जा रहा है तो उनमें से एक जो होता है इंडियन होता है। अगर ये एक साथ काम करें तो वर्ल्ड जो है 2 लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी ला सकती है पूरे वर्ल्ड में। डिफेंस कॉरपोरेशन की बात किया गया है, इसमें $20 20 बिलियन की बात की गई, जिसमें आर्म्स ओवर लास्ट 2 डिकेड में जो है कॉरपोरेशन की बात की गई है, मतलब $20 बिलियन की जो है कॉरपोरेशन किया गया है। 3 यूएस जो है वो हेल्प करते हैं इंडिया, हेल्पिंग इंडिया रिड्यूस हिस्ट्रिकली डिपेंडेंसी ऑन, सॉरी आई थिंक ये दीज होगा, ये सारी चीज़ें क्या है हेल्प करते हैं इंडिया को, जिससे कि वो हिस्ट्रिकली जो रसिया पे डिपेंडेंट है उसको कहीं ना कहीं कम कर सके। मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और मालावर एक्सरसाइज वगैरह किए जाते हैं डिफेंस कॉर्पोरेशन के लिए। डेवलपमेंट में अभी जैसे माइक्रोन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर रहा है न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग के लिए। ठीक है, डील होगी ये जैसे जनरल इंजीनियर और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें कि GE F414 इंजन जो है वो बनाया जाएगा। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस टाइम पे दिखता है कहीं ना कहीं। तो वर्ल्ड एज ए वन फैमिली जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं PMG, ठीक है, मैनेज करते हैं सऊदी अरबिया, ईरान, इजराइल, फ़लस्तीन, अजरबैजान, इन सबको क्या करते हैं, इंडिया की जो रिलेशन है वो मल्टी अलाइन फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि सभी के साथ मिलकर चलना है। इसकी जो मेजर चैलेंजेस है वो क्या है, क्रिटिसिज्म करता है इंडिया रसिया की रिलेशन को। ठीक है, कि इंडिया कहीं ना कहीं जो सस्ते दाम में रसिया से तेल खरीद रहा है, क्यों, वहाँ की रेट अभी कम है। ठीक है, और साथ में ये कहता है कि इंडिया जो वॉर के टाइम पे इंडिया को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिया फिर भी रसिया से खरीदता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाता है। ठीक है, मतलब ना तो वो रसिया के साथ है और ना ही वो USSR के साथ था और ना ही वो अमेरिका के साथ था। इंडिया की अलाइनमेंट जो थी वो US एडवाइजरीज जैसे SCO के साथ, ब्रिक के साथ अच्छी रिलेशन है, ये कहीं ना कहीं चैलेंज बन रही है US के लिए। क्रिटिसिज्म करता है इंडिया की पॉलिसीज़ को, जैसे माइनॉरिटीज़ वगैरह हो गया, ट्रेड पॉलिसी डिस्टोर्ट होते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो इस बात को भी कहीं ना कहीं US थोड़ा सा नाराज रहता है। इंडिया US की रिलेशन को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, मल्टी अलाइनमेंट की मूवमेंट को आगे बढ़ाकर, एशियन बैलेंस पावर को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करके, और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड में कहीं ना कहीं इंडिया अपने आप को इन्वॉल्व करके। अभी जैसे आईसेट प्रोग्राम को, इंडिया की आईसेट प्रोग्राम है उसको कहीं ना कहीं आगे अगर बढ़ाएगा तो बेटर पोजीशन होगी। क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की वजह से इंप्रूव हुआ है। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन ओशन रीजन, एक्सपेंडिंग कवरेज ऑन फूड सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों पे हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।